ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी खैरियत से होंगे। मैं बिल्किस फ़ातिमा, मददगार मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू आरएमएस से हाई स्कूल मरकुंदा तालुका ज़िला बीदर से हूँ और आप सभी तलबा व तालिबात का संवेदा कली का ऑनलाइन प्रोग्राम में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात दुहम मज़मून उर्दू के उर्दू असनाफ़ नसर को लेकर मैं आज हाजिर हुई हूँ। पिछली क्लास में बच्चों हमने असनाफ़ नज़म पढ़ा था, तो आज हम असनाफ़ नसर पढ़ेंगे। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं, नहीं तेरा नशेमन खसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। प्यारे बच्चों, मैंने अभी जो पढ़ा है वो क्या है? शाबाश, ये अशार हैं। किसके अशार हैं बच्चों? ये अल्लामा इकबाल जो उर्दू के मशहूर शायर हैं उनके ये अशार हैं। तो ये जो अशार हैं किस सनफ़ की देन है बच्चों? शाबाश, ये असनाफ़ नज़म की देन है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं एक वीडियो आपको यहाँ पर बताती हूँ। आप ये वीडियो क्लिप देखिए और बताइए कि ये क्या है। चलिए हम बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। बर्थडे पार्टी में नहीं बेटा, पहले अपने क्लास टेस्ट की तैयारी तो कर लो। नहीं मामा, मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। देखो फातिमा भी किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाती है ना फातिमा? मैं किसी बर्थडे पार्टी पर नहीं जाती और केक भी नहीं काटती। अरे वायर छोड़ो जरा। पर क्यों? क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केक काटकर बर्थडे मनाने का तरीका नहीं बताया है और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान का एक बेहतरीन नमूना है, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू। आपके मुकाम वो मर्तबे के बारे में स्पीच की है, बोलो फातिमा। हाँ, मैंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और हमें अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनना चाहिए, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। फातिमा, तुम इतनी मीठी मीठी बातें करती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? शुक्रिया आंटी, मैं गवर्नमेंट उर्दू स्कूल मरकुंदा में पढ़ती हूँ, जहाँ पर दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है। यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, साइकिल, स्कॉलरशिप, सुबह का दूध, दोपहर के खाने का इंतजाम भी किया जाता है। तमाम टीचर्स बड़ी मेहनत और मोहब्बत से पढ़ाते हैं। बेटा नाहिद, तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आंटी, मैं बहुत बड़े सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल जमाने में पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं अपनी बेटी नाहिद को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर और बहुत सारे पैसे भी कमाएं। क्या आप अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए पढ़ाती हैं? हाँ भाई, मैं और मेरी बहन हम दोनों ही अपने अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में जितने ज्यादा पैसे होंगे उतनी ही आरामदायक जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करने के लिए पढ़ाना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो फातिमा, इतनी अच्छी से दुआ पढ़ कर खाती है, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताती है। हमें भी हमारे बच्चों को गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाऊंगी, जहाँ पर दीन और दुनिया दोनों सिखाया था। पर दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती हो, क्योंकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो। जज़ाकल्लाह खैर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने जो ये वीडियो देखा कैसा लगा? क्या था इस वीडियो में? बताइए जी, आप बोलिए।
शाबाश। इस वीडियो में एक ड्रामा है, तो जानते हैं बच्चों ये ड्रामा कौन सा है? ये ड्रामा मेरे स्कूल मरकुंदा के बच्चों ने किया है। ये ड्रामा, ये जो स्कूल का जो हमारा अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम है, एनुअल डे के प्रोग्राम में तलबा और तालिबात ने ये ड्रामा पेश किया था। तो बच्चों ड्रामा किस सन्फ की देन है? शाबाश, ड्रामा क्या है? असनाफ़ नसर की देन है। तो प्यारे बच्चों आज हम असनाफ़ नसर से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे नसर के माने क्या हैं, नसर के कितने हिस्से होते हैं, और एक हम सरगर्मी करेंगे। इसके बाद हम अफ़सानवी नसर क्या है जानेंगे, और अफ़सानवी नसर में दास्तान, नावल और अफ़साने से मुताल्लिक़ और ड्रामे से मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, गैर अफ़सानवी नसर क्या होती है ये देखेंगे। तो गैर अफ़सानवी नसर में बच्चों आज हम खाका, सवाने, सफ़रनामा देखेंगे और एक हम सरगर्मी करेंगे। इसके बाद हम खुतूत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे और रोज़नामचा क्या है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद हम मश्क़ी सरगर्मियाँ करेंगे। मश्क़ी सरगर्मियों में बात के जवाबात बताने हैं। इसके बाद खानापुरी के सवालात होंगे और मैं आपको घरेलू मश्क़ दूँगी। घरेलू मश्क़ के बाद आपको मैं क्विज़ के सवालात दूँगी जो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए से इसका एहतिसाब करेंगे। तो चलते हैं हम सबक के अगली जानिब, जो उर्दू के असनाफ़ नसर। तो प्यारे बच्चों उर्दू नसर का जो एक ज़रिया है, एक तरसील का ज़रिया ही नहीं बल्कि सनफ़ी अदब की ये हैसियत रखती है। इसके अलावा सनफ़ी जो एतबार से नसर के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं और जिनके पेश नज़र नसर निगार क्या करता है, जो अपने तजुर्बात होते हैं, जो अपने मुशाहिदात होते हैं, उन तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में अपने ख़यालात व अफ़कार की उसमें क्या करता है, नसर में तरसील करता है। और उसके अलावा शायरी में इख्तिसार होता है, यानी शायरी में मुख्तसर होती है। लेकिन जब नसर की बात आती है तो नसर में क्या है मालूम, तफसीली इजहार होता है। प्यारे बच्चों नसर क्या है, एक असल में एक अरबी लफ्ज़ का माना है, यानी जिसके माने हैं बिखरने या छिड़कने के हैं। लेकिन इस्तिलाह में कलाम गैर मौज़ू को नसर कहते थे। नसर में नज़म की तरह अल्फाज मुख्तसर नहीं होते बल्कि मुंतशिर होते हैं। मुंतशिर से मुराद बच्चों बिखरे हुए होते हैं। तो नसरी तहरीर में फैलाव और बिखराव और तफसील होती है, यानी कि नसर को जुमलों को इबारतों में पिरे हुए मोतियों की तमानिद सिलसिलावार इसको रकम किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, हम नसर कहते हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात ज़बान और अदब के लिहाज से नसर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है अफ़सानवी नसर और दूसरा है गैर अफ़सानवी नसर। तो अफ़सानवी नसर में बच्चों जो आज हमको पढ़ने जाना है उसमें है देखिए दास्तान, नावल और क्या है ये अफ़साना। और तो देखते हैं हम अफ़सानवी नसर से मुताल्लिक़, यानी जो अफ़सानवी नसर में क्या होता है, रूमानी फ़िज़ा और ड्रामाई उनसर और अफ़सानवी रूह होती है। जो क्या है मालूम है, जो ख़ारी है, जो पढ़ने वाला है उसके जहन को वो मुतासिर करती है और उसका जो ज़ौक़ जमाल होता है, उसकी जो जज्बाती कैफियत होती है उसको नसर निगार एक रुख अदा करता है। इसके अलावा अफ़सानवी नसर में तमसीली अंदाज़ यानी कि मिसालों के ज़रिए से, अलामती असलूब यानी इशारों के ज़रिए से और इख्तियारती ज़ुबान का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से क्या है अफ़सानी नसर को दिलकशी और ख़ूबसूरती। यानी कि मैं आपको चंद सवालात दूंगी, आपको इसके जवाबात बताने हैं। तैयार हैं बच्चों? शाबाश। तो चलिए लेते हैं हम पहला सवाल, नसर किसे कहते हैं बताइए, आप बोलिए। शाबाश। यानी कि नसर के जो लग़वी माने हैं बिखरने या छिड़कने के होते हैं, लेकिन इस्तिलाह में कलाम गैर मौज़ू को नसर कहा जाता है। शाबाश। लेते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है ज़बान और अदब के लिहाज से नसर की कितनी किस्में हैं बताइए। शाबाश। ज़बान और नसर के लिहाज से कितने हैं नसर की? दो किस्में हैं, एक अफ़सानवी नसर और दूसरा गैर अफ़सानवी नसर। शाबाश बच्चों। लेते हैं हम तीसरा सवाल, अफ़सानवी नसर की कौन कौन सी और असनाफ़ हैं बताइए बच्चों।
शाबाश। अफसानवी नसर में दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा शामिल हैं। अपने अहम नुकात को अपने बयाज में, अपने नोटबुक में दर्ज भी करते जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए दास्तान के बारे में हम देखते हैं। दास्तान क्या है? एक ख्याली वाक़ियात पर मबनी रूमानी कहानी को हम दास्तान कहते हैं। और दास्तानों में क्या है? जिन और परी, तिलसिम और सहर के कारनामे और अजीब व गरीब वाक़ियात होते हैं जो पढ़ने वाले को और सुनने वालों के लिए एक फरहत व मसरत का सामान करते हैं। ये आप लोग देखे होंगे, यानी कि आप किस्से सुने। ये आराइश महल है, ये किताब है, ये दास्तान की किताब है। इसमें क़िस्सा हातम ताई बयान हुए हैं। हातम ताई के छोटे छोटे क़िस्से इसमें बयान किए हैं। तो आप लोग भी हातम ताई के क़िस्से सुने हैं ना? जी हाँ। और ये दास्तान है जो माजी में, यानी कि गुज़रे हुए दौर की एक रिवायत रही है। इसके ज़रिए से जो ज़बान और अदब की जो तरक्की है, जो असलूबियाती जो तजुर्बे हैं, वो ज़बान और अदब की तरक्की में बहुत ही माविन और मददगार साबित हुए हैं। हज़ार दास्तान ये देख रहे हैं किताब है, इसमें कई ऐसे अफसाने दास्तानें इसमें लिखे गए हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो मनाजिर हैं क़िस्से में एक किस्म की कैफियत पैदा करते हैं। और तजस्सुस व जुस्तजू दास्तान का अहम वसफ़ है, अहम खूबी है। यानी कि जब दास्तान पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, ऐसा किस्म का तजस्सुस पैदा होता है। जैसे कि आप कभी टीवी सीरियल्स वगैरह देखे हैं कि तो इसके बाद की कहानी क्या होगी, आप में एक तजस्सुस पैदा होता है। तो दास्तान पढ़ने के बाद में भी ऐसा ही महसूस होता है। और दास्तानों में जो वाक़ियात होते हैं, वाक़ियात दर वाक़ियात, रंगारंग मनाजिर और हैरत अंगेज़ जो किरदार हैं, वो पूरी तरह के साथ वाबिस्ता रहते हैं, यानी कि एक के साथ वो जुड़े हुए। तो देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए, ये किसकी किताब, क्या नाम है किताब का, पढ़िए। ये सबरस है। ये सबरस एक नसरी किताब है, नसरी दास्तान है, जिसको मुल्ला वजी ने लिखा है। तो उर्दू की सबसे पहली जो नसरी दास्तान है वो क्या है? सबरस है। सबरस को मुल्ला वजी ने 1635 ईस्वी में रकम किया था। और ये देख रहे हैं, देखिए, ये भी नसरी दास्तान है। ये क्या है? फसानाए आज़ाद, जिसके लिखने वाले पंडित रतन नाथ सरशार हैं। ये और एक दास्तान है, देखिए क्या नाम है ये? फसानाए अजायब, जिसके लिखने वाले रजब अली बेग सुरूर हैं। और ये है बागो बहार, ये भी नसरी दास्तान है। नौ तर्ज मुरस्सा का जो ये तर्जुमा किया है मीर अमन देहलवी ने, बागो बहार के नाम से इसका तर्जुमा किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नावल क्या है। नावल से मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। नावल क्या है? एक अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ नावेला से निकला है। नावेला के माने क्या है बच्चों? नया, बिल्कुल नया। तो लग़त के एतबार से, यानी डिक्शनरी के एतबार से, नावल के माने क्या हैं? नादर और नई बात के हैं। लेकिन सनफ़ अदब में इसकी तारीफ़ बुनियादी हक़ाइक़ के बयान करना है। इसके अलावा नावल क्या है? एक नसरी दास्तान है, एक नसरी क़िस्सा है, जिसमें पूरी ज़िंदगी की कहानी इसमें बयान होती है। और इसमें जो इंसान है, जो फ़र्द में रहने वाला, समाज में रहने वाला जो इंसान है, उसके जज्बात को तसलसल के साथ, हुनरमंदी के साथ पूरी तरीके से पेश किया जाता है। आप देखे होंगे, कोई एक फ़िल्म होती है, 3 घंटे की कहानी होती है, लेकिन फ़िल्म बनने से पहले कहानीकार क्या करते हैं? एक नावल की तरह उसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी लिखते हैं, उसके बाद उसको फिल्माया जाता है। तो नावल में भी ऐसा ही होता है। ये देख रहे हैं बच्चों, किसकी तस्वीर है? पहचाना आपने? जी हाँ, ये डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। ये उर्दू के पहले नावल निगार हैं। और इन्होंने जो नावल लिखा है वो है मिरातुल उरूस। ये नावल उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा था। और मुख्तलिफ नावल निगार को हम देखते हैं। देख रहे हैं ये नावल निगार कौन है? तस्वीर किसकी है बच्चों? ये है, देखिए, ये खुर्रतुल ऐन हैदर हैं। इन्होंने बेशुमार नावल लिखे हैं। और ये जिनका जो मशहूर जो नावल है, ये है आग का दरिया। इन्होंने औरतों के जो समाजी मसाइल है उस पर इन्होंने कलम उठाया है। और ये देख रहे हैं किसके नावल हैं? मुंशी प्रेमचंद के। मुंशी प्रेमचंद के नावल हैं निर्मला और गोदान। मुंशी प्रेमचंद ने देहाती ज़िंदगी को अपने कलम का, अपने नावलों का हिस्सा बनाया है। देहाती ज़िंदगी को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने नावल में पेश किया है।
یہ دیکھ رہے ہیں کرشن چندر کا ناول ہے جس کا نام کیا ہے؟ زندگی کے موڑ پر۔ انہوں نے بھی سماجی اور نفسیاتی کہانیاں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اس سرگرمی کریں گے۔ میں آپ سے چند سوالات کروں گی، آپ کو اس کے جوابات دینا ہے۔ تیار ہیں بچوں؟ شاباش۔ تو چلیے لیتے ہیں ہم پہلا سوال۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ بتائیے بچوں۔ شاباش۔ داستان خیالی واقعات پر مبنی رومانی کہانی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ داستان کہتے ہیں۔ لیتے ہیں ہم دوسرا سوال۔ داستانوں میں کون سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں؟ بتائیے۔ شاباش، آپ بولیے۔ بالکل صحیح جواب۔ داستانوں میں جن و پری، طلسم و سحر کے کارنامے اور عجیب و غریب واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ شاباش۔ لیتے ہیں ہم اگلا سوال۔ ناول کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ بتائیے۔ جی آپ بولیے۔ شاباش۔ ناول کیا ہے؟ ایک اطالوی زبان کا لفظ ناولا سے نکلا ہے جس کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں۔ افسانہ کیا ہے؟ ایک مختصر کہانی کو کہتے ہیں۔ وہ نثری کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کے کسی ایک گوشے کو یا ایک رخ کو کم سے کم الفاظ میں مصنف بیان کرتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افسانہ کہتے ہیں۔ اور افسانے میں کیا ہے؟ سماجی مسائل اور افراد کے جو ذہن اور ان کے جذباتی الجھنوں کی اس میں ترجمانی کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسانی زندگی کے جو حالات ہیں، عدم مساوات ہے، جنسی تفریق ہے، طبقاتی کشمکش ہے اور جو بے انصافیاں، جو ناانصافیاں وغیرہ ہوتی ہیں، سماج کی تمام حقائق کو افسانہ نگار اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں۔ آگے ہم ڈرامے سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ڈرامہ کے معنی ہیں کسی چیز کو کر کے دکھانا یا عملاً پیش کرنے کے ہیں۔ آپ نے ابھی جو ویڈیو دیکھا میرے اسکول کا بچوں، کیسا لگا آپ کو؟ بچوں نے خود اپنے ڈائلاگ، اپنے مقالے میں خود کیے ہیں اور اسٹیج پر اس کو پیش کیے ہیں۔ تو یہ جو بچوں میں جو کردار ہیں، الگ الگ کردار آپ نے دیکھا، یہ سب کیا ہے؟ ڈراموں کے کردار ہوتے ہیں۔ اس کو بچے خود وہ ڈائلاگ، وہ مکالموں کے ذریعے سے اپنا جو پرفارمنس ہے وہ اسٹیج پہ وہ پیش کرتے ہیں۔ تو عملاً جو پیش کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈرامہ کہتے ہیں۔ اور ڈرامہ میں زندگی کے واقعات کو کرداروں کی مدد سے عملاً پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈرامے میں کیا ہے؟ جذبات کے اتار چڑھاؤ، زندگی کے جو واقعات ہیں اور صورتحال کو انسانی کرداروں کی مدد سے عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ڈرامے میں دیکھا نا کہ الگ الگ دو خاندان کی کہانی تھی اور الگ الگ دونوں کا کردار علیحدہ علیحدہ تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ ڈراموں میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں آگے کہ جو ڈرامے کے جو کردار ہوتے ہیں، ان کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہے، ان کے جو مکالمے ہیں، مکالموں کی جو ادائیگی ہے، ان کا جو لباس ہے، روشنی ہے، تمام ڈرامے کو کیا ہے معلوم؟ ایک مؤثر اور دلچسپ بناتے ہیں۔ جو سامعین ہوتے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ڈرامائی پیشکش میں بڑی ہی دلچسپی لیتے ہیں اور وہ راحت و سکون کا احساس بھی کرتے ہیں۔ تو ڈرامے میں کیا ہے معلوم؟ انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو واقعات ہیں، اس کی تصویر کشی کی جاتی ہے اور تاریخی واقعات، سماجی جو اقدار ہیں، تہذیبی روایات ہے، جذبات و احساسات کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں اردو کے چند یہاں پہ ڈرامے ہیں۔ دیکھیے یہ ڈرامہ ہے سنسکرت کا ڈرامہ جس کا نام ہے شکنتلا اور جس کے لکھنے والے ہیں کالی داس۔ اردو میں اس ڈرامے کو کاظم علی جوان نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو چلیے اور ایک ڈرامے ہم لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آگرہ بازار۔ یہ آگرہ بازار ڈرامہ حبیب تنویر نے لکھا ہے اور ہے یہ دیکھیے انارکلی۔ انارکلی ڈرامہ کو امتیاز علی تاج نے لکھا ہے۔ تو چلیے بچوں اب ایک ہم سرگرمی کرتے ہیں، تیار ہے نا؟ تو چلیے ان سوالات کے جوابات دیجئے۔ تو پہلا سوال ہے افسانہ کسے کہتے ہیں؟ بتائیے بچوں، آپ بولیے۔ شاباش، یعنی کہ مختصر کہانی کو افسانہ کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک گوشے کو کم سے کم الفاظ میں افسانہ نگار بیان کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ افسانہ۔ شاباش۔ لیتے ہیں اگلا سوال۔ ڈرامے کے کیا معنی ہیں بچوں؟ شاباش، یعنی ڈرامے کے معنی کسی چیز کو کر کے دکھانا یا عملاً پیش کرنے کے ہیں۔
تو اس میں انسانی زندگی کے واقعات کی کرداروں کی مدد سے عملاً پیش کیا جاتا ہے۔ بہت صحیح جواب دیا، شاباش بچوں۔ لیتے ہیں اگلا سوال۔ ڈرامہ انارکلی کے مصنف کون ہیں؟ جی آپ بولیے۔ شاباش، یعنی کہ ڈرامہ انارکلی کے مصنف کون ہیں؟ امتیاز علی تاج ہیں۔ لیتے ہیں اگلا سوال۔ ڈرامہ شکنتلا کس کا لکھا ہوا ہے بچوں؟ شاباش، یہ ڈرامہ شکنتلا کالیداس کا لکھا ہوا ہے۔ اب دیتے ہیں ہم غیر افسانوی نثر کیا ہے، ہم دیکھیں گے۔ غیر افسانوی نثر میں بچوں حقیقی، مادی اور فلسفیانہ مباحثے پیش کیے جاتے ہیں، اور غیر افسانوی نثر میں مسائل اور حقائق کے ساتھ ساتھ سماجی، سیاسی امور اور سائنسی علوم اور اقتصادی موضوعات بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سلاست اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ غیر افسانوی نثر کی ہم قسمیں دیکھیں گے۔ غیر افسانوی نثر میں آج ہم پڑھ رہے ہیں خاکہ، سوانح، سفرنامہ، خطوط اور روزنامچہ۔ ان کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم خاکہ۔ خاکہ کیا ہے؟ خاکہ کے جو لغوی معنی ہیں ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنے کے ہیں، جبکہ ادبی نقطۂ نظر سے خاکہ کیا ہے؟ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کرتا ہے، اور خاکہ نگاری میں نہ صرف شخص کی جو ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی ایک شخصیت کی، ایک فرد کی زندگی کی مکمل طور پر عکاسی کی جاتی ہے، اور ان کے عادات و اطوار، ان کی زندگی کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے خاکوں میں۔ تو خاکہ کیا ہے؟ شخصیت کی تصویر کو لفظوں میں ڈھالنے کا نام ہے۔ مختصر تعریف کیا ہے اس کی؟ خاکہ شخصیت کی تصویر کو لفظوں میں ڈھالنے کا نام ہے۔ اور خاکہ نگار کیا کرتے ہیں؟ واقعات و مشاہدات کے ساتھ اپنے تاثرات اور خیاسات کو بھی اس میں کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں۔ بڑی ہی ہنرمندی کے ساتھ خاکے میں اپنے تاثرات کو شامل کرتے ہیں۔ اور تو اردو میں یوں تو بہت سارے خاکہ نگار ہیں۔ اس میں دیکھیے یوسف کاظم کے اردو کے منتخب خاکے، اور شاہد احمد دہلوی کے چند ادبی شخصیتیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم سوانح۔ کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن کیا کہلاتا ہے؟ سوانح کہلاتا ہے، یعنی مکمل طور پر ایک شخص کی شخصیت کے بارے میں لکھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی کے حالات لکھنے کو سوانح کہتے ہیں۔ اور سوانح میں کسی شخص کی پیدائش سے لے کر موت تک کے جملہ احوال و واقعات کو منظم اور سلسلہ وار تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کس میں؟ سوانح میں۔ اور سوانح کے مطالعے سے نہ صرف کسی شخص کی شخصیت کے حالات زندگی معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کے عادات و اطوار بھی معلوم ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو نفسیاتی جو رویہ ہے اس رویے کا پتہ بھی ہم کو سوانح کے ذریعے سے چلتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سوانح ہیں یادگار غالب، اور یہ ہے حیات سعدی۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے یادگار غالب، مرزا غالب کی زندگی پر سوانح لکھے ہیں، اور حیات سعدی یعنی ایران کے جو شاعر ہیں، حیات سعدی جو ایران کے شاعر کا نام کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی زندگی پر انہوں نے حیات سعدی کے نام سے سوانح لکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الطاف حسین حالی نے حیات جاوید یعنی کہ سر سید احمد خان کی زندگی پر بھی سوانح لکھے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ سفرنامہ۔ سفر کے معنی ہیں، عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی مسافت کرنا کے ہیں۔ اس کو لکھنے کا مقصد قارئین یعنی پڑھنے والے کو اپنے تجربات و واقعات سے آگاہی دینا، اور عام انسان کے اندر دیار غیر یعنی غیر ملک کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا اور سفر کی داستان سنانا ہے۔ اس کے علاوہ سفر ناموں میں کیا ہے؟ چشم دید واقعات ہوتے ہیں، یعنی آنکھوں سے جو دیکھے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، اور سیر و سیاحت کی جو داستان وغیرہ ہوتی ہیں تمام کے تمام سفر ناموں میں قلم بند کی جاتی ہیں، لکھی جاتے ہیں۔ سفر نامہ لکھنے والے واقعات کا عینی شاہد ہوتا ہے، یعنی اسی وقت کا وہ گواہی دیتا ہے، وہ یعنی اس بات کا وہ گواہ ہوتا ہے، اور دوسروں کے سہارے کے بغیر اپنی داستان سفر وہ خود لکھتا ہے۔ تو چلیے بچوں، اب ہم خطوط کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی خط کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان،
मकतूब नामा और चिट्ठी के हैं। दो लोगों के दरमियान तहरीरी गुफ्तगू को हम क्या कहते हैं? ख़त कहते हैं। और जो खतूत होते हैं, जो इंसानी ख़यालात और महसूसात को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक वसीला है, एक ज़रिया है, बल्कि इंसानों की ज़िंदगी का ये एक आईना भी है। इसमें हिजरो विसल यानी कि जुदाई और मिलना, इसकी लज्जत और जो दूरियों में ग़ुरबतों का एहसास सिर्फ़ और सिर्फ खतूत के ज़रिए से होता है। और इसके अलावा ख़त को निस्फ़ मुलाक़ात कहा जाता है, यानी कि ख़त को आधी मुलाक़ात कहा जाता है, जिसमें फ़ासलों पर बैठे हुए, बहुत दूर बैठा हुआ इंसान किसी से महू गुफ्तगू। ये देखिए, मिर्ज़ा गालिब ने गालिब के फ़ारसी खतूत बल्कि अपने खतूत का एक मजमुआ किताब में क़लमबंद किया था। और इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बार ख़ातिर के नाम से एक खतूत का मजमुआ लिखा है। मौलाना आज़ाद जब जेल में थे, मुज़फ़्फ़रनगर की जेल में थे, तो उन्होंने अपने दोस्त हबीब शेरानी के नाम पे खतूत लिखे और ये खतूत को गुब्बार ख़ातिर कहकर एक किताब में इसको क़लमबंद किया है। तो चलिए बच्चों, अब एक हम सरगर्मी करते हैं। मैं चंद सवाल दे रही हूँ, आपको इसके जवाब देना है। तैयार हैं बच्चों? शाबाश। तो लेते हैं पहला सवाल। खाका यानी कि स्केच के लग़वी माने क्या हैं? शाबाश। खाके के लग़वी माने हैं ढांचा बनाना या मसवदा तैयार करने के हैं। ते हैं तीसरा सवाल। सवाने किसे कहते हैं? शाबाश। किसी भी नामवर शख्स की ज़िंदगी के हालात तफसील के साथ एक किताब में पेश करने का अमल क्या कहलाता है? सवाने कहलाता है। शाबाश। सफ़रनामा के क्या माने हैं? जी आप बोलिए। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। सफ़र यानी अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके माने मुसाफत करना के हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। रोज़नामचा यानी कि डायरी के बारे में हम जानेंगे। देखिए, रोज़नामचा में शब रोज़ के वाक़यात यानी सुबह से लेकर शाम तक के जो मामूलात होते हैं, उनकी तमाम जो दिन भर की जो कारकर्दगियाँ होती हैं, उन तमाम को रोज़ाना लिखा जाता है। यानी आज सुबह में आप सुबह से उठ के शाम तक आप क्या क्या काम किए, क्या क्या आप से काम है, पूरे डायरी में वो लिखते हैं। उसको क्या कहते हैं? शब रोज़ या रोज़नामचा कहते हैं। तो इन तमाम वाक़यात का ताल्लुक़ मुसन्निफ़ की दाखिली और ख़ारिजी ज़िंदगी से होता है। और रोज़नामचा में कई अशख़ास जो होते हैं, उनकी मसरूफ़ ज़िंदगी के साथ साथ जो तारीख़ी सच्चाइयाँ हैं, सियासत और माशरात के मुताल्लिक़ भी तमाम मालूमात हमको रोज़नामचों के ज़रिए से मिलते हैं। तो चलिए अब हम एक सरगर्मी करते हैं। खौसैन में दिए गए की मदद से आपको हम सरगर्मी करते हैं। खौसैन में दिए गए अल्फाज की मदद से आपको खानापुरी करना है। देखिए, खानापुरी में क्या है? ढांचा, रोज़नामचा, ख़त, डिप्टी नज़ीर अहमद और दास्तान। तो चलिए लेते हैं पहला जुमला। शब रोज़ के वाक़यात डैश डैश में बयान किए जाते हैं। किस में बयान किए जाते हैं? शाबाश, रोज़नामचे में बयान किए जाते हैं। चलो लेते हैं दूसरा सवाल। दो लोगों के दरमियान तहरीर गुफ्तगू की क्या कहलाती है? बोलिए। शाबाश, यानी कि ख़त कहलाती है। लेते हैं हम तीसरा जुमला। खाके के लग़वी माने क्या हैं बच्चों? आप बोलिए। वेरी गुड, शाबाश, यानी कि ढांचे के हैं, ढांचा बनाने के हैं। लेते हैं हम अगला सवाल। ख़याली और रोमानी कहानी को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश, दास्तान कहते हैं। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है बच्चों? आप बोलिए। बहुत सही जवाब, डिप्टी नज़ीर अहमद। माशाल्लाह बच्चों, आपने बहुत ही अच्छे सवालात के जवाब दिए। अब हम लेते हैं घरेलू मश्क। उर्दू के कोई 5 असनाफ़ नसर पर आप मुफस्सिल नोट लिखिए। और दूसरा सवाल है, उर्दू के कोई 5 नसर निगार की तख्लीक़ात पर रोशनी डालिए। आप इनके सवालात के जवाब लिखकर अपने उस्ताद से इसकी इस्लाह लीजिए। और एक क्या है? ये क्विज़ है। ये ज़ैल की जो ये क्विज़ है, ज़ैल की जो लिंक है, इस पर आप जाकर अपने सबक का एहतिसाब कीजिए। आप ये लिंक को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इसको क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर क्विज़ के आपको 10 सवालात आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आप इनको हल कीजिए और अपने उस्ताद से इसकी इस्लाह लीजिए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपने बहुत अच्छे सवालात के जवाब दिए और आज की आपकी क्लास का अख्तिताम यहीं पर होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।